हेलो एवरीवन, होप आप सब बेहतर होंगे। और आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो है आपकी एसएससी सीजीएल की जो प्री की कट ऑफ है उसको लेकर बात करने वाले हैं, और कितनी कट ऑफ रह सकती है वो सारी बात करेंगे। जैसा कि अभी रैंक मित्रा ने आपका जो डेटा है थोड़ा अपडेट किया है, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ आपके 2.5 लाख से ऊपर जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो रिलीज़ किया। उसमें बताया कि आपके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने से ऊपर कितने मार्क्स वो स्कोर कर रहे हैं, तो सब कुछ बताया है कि यहाँ पे 180 तक कितने स्टूडेंट्स हैं आपके 170। तो उन्होंने सब कुछ बताया इस डेटा में, तो इसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं। उन्होंने अभी तक 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डेटा जो रिलीज़ किया था अभी उससे आगे नहीं रिलीज़ किया है। जैसे इन्होंने अभी रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइज के ऊपर जो डेटा रिलीज़ किया है, और ऐसे ही पूरा 2.5 लाख स्टूडेंट्स का इस तरीके से डेटा रिलीज़ करते हैं जिसमें बताएंगे कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किसमें कितना एवरेज स्कोर बनना है, तो थोड़ा और आसान हो जाता कट ऑफ को एक्सपेक्ट करना कितनी जा सकती है। लेकिन अभी भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कट ऑफ जाएगी। अभी हम जो कंपेयर करने वाले हैं पिछले साल के डेटा को इस साल से कंपेयर करेंगे 2024 के 2025 के डेटा से, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको थोड़ा ये समझना होगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होने वाला है, ये जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है किस तरीके से काम करेगा। तो हम इस चीज़ को बड़े ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। जैसा कि हमारे चैनल का ही नाम है कोड एक्स, तो हम इसमें हर उस चीज़ को डिकोड करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इधर उधर की बात नहीं करते, सीधी मुद्दे की बात करते हैं। तो बात क्या है, आखिर इक्वी परसेंटाइल मेथड कैसे काम करता है, वो आपके जेड स्कोर मेथड से कितना अलग है, ठीक है। तो बड़े ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं। अभी जो आपका इक्वी परसेंटाइल मेथड है, देखो इसको समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपका जो जेड स्कोर मेथड था, यानी पहले जो टीसीएस के टाइम पे था, वो किस तरीके से काम करता था, ठीक है। तो आपका जो मेथड था अब तो हटा दिया है, वो इक्वी परसेंटाइल मेथड नया मेथड लाया है एडुकेटी। तो इसके बेसिस पे ही आपकी जो कट ऑफ है डिसाइड होगी। अभी जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है ये ऐसा नहीं है कि नया है, ये अदर एग्जाम्स में भी चलता है, जैसे आपका बैंकिंग का है या आपकी स्टेट लेवल एग्जाम में भी चलता है, जहाँ पे आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ जो क्लियर करनी होती है तो उसके लिए होता है, क्योंकि ये एक बैलेंस बनाता है, यानी इक्वल लेवल पे स्टूडेंट्स को लाता है। कि ऐसा नहीं कि किसी में पेपर इजी आ गया, किसी में टफ आ गया, किसी में आपके स्टूडेंट्स एक जैसे बैठ गए या हाई स्टूडेंट्स बैठ गए, इनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो उससे तो बहुत अंतर आ जाएगा। इसी बेसिस पे इन्होंने हर उस सेक्शन वाइज या आपकी कहें तो शिफ्ट वाइज में एक पूरा परसेंटाइल बनाने के ही लिए इन्होंने ये इक्वी परसेंटाइल मेथड लाया गया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जैसे कि आपकी कोई एवरेज स्कोर है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि जैसे सपोज दैट आपका स्टूडेंट 170 स्कोर कर रहे हैं, तो क्या होता था पहले कि 170 के पास ही लेके जाया जाता था, ठीक है ना। मैं आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो क्या करते थे, जैसे इसको भी 170 करना है, इसको भी 170 करना है, इसके 5 बढ़ा देंगे, इसके 10 बढ़ा देंगे, कुछ इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक तरीके से समझें आसान भाषा में, तो आपका जो मिड टर्म है ना, जो आपका बीच का है, वहाँ पे लेके जाया जा रहा है, ठीक है ना। आपके जो नॉर्मलाइजेशन को कहीं ना कहीं बीच में लेके जाने की कोशिश की जा रही है इस इक्वी परसेंटाइल के मेथड से। देखो ये काम कैसे, जैसे कि हम इक्वी परसेंटाइल मेथड को समझते हैं, जैसे हमने 3 तरह की शिफ्ट यहाँ पे लिख रखी है, इजी, मीडियम एंड हार्ड, ठीक है ना। अगर आपका कोई स्टूडेंट्स है इजी शिफ्ट में 170 करता है, मीडियम में 165 और हार्ड में 160, सपोज दैट यहाँ क्या करता है वो स्टूडेंट, जैसे कि इजी में स्टूडेंट्स जो है 170 करता है, तो वो क्या हुआ, मतलब उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं तो उसकी 100 परसेंटाइल हुई, ठीक है। और ऐसे ही अगर किसी दूसरी शिफ्ट में, वो मीडियम शिफ्ट है, उसमें स्टूडेंट जो 165 करता है लेकिन उसके सबसे ज़्यादा हैं, तो वो भी 100 परसेंटाइल हुआ अपनी शिफ्ट में, ठीक है। अगर कोई हार्ड शिफ्ट में स्टूडेंट होता है और उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 160, तो वो भी आपका 100 परसेंटाइल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो आपने आंसर की देखी होगी या रैंक मित्रा पे चेक करोगे तो इसी तरीके से आपकी परसेंटाइल दिखा रहा होगा, किसी की 95, किसी की 80, इसी तरीके से, क्योंकि वो आपको अपनी शिफ्ट में आपकी पोजीशन बता रहा है। क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन का नाम ही एक परसेंटाइल, यानी आपकी परसेंटाइल को एक तरीके से आपकी शिफ्ट में इक्वल तरीके से बैलेंस करना, इसका यही काम है इक्वी परसेंटाइल मेथड का। देखो अगर इसे आप फॉर्मूले से समझें तो हम बड़ी आसान लैंग्वेज में देखेंगे। जैसे हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखो जैसे हमें निकालना है कि कितना परसेंटाइल हुआ, किस तरीके से निकालते हैं, कि जैसे आपके टोटल स्टूडेंट है आपके शिफ्ट में, ठीक है, टोटल स्टूडेंट इन योर शिफ्ट, इन योर शिफ्ट, ठीक है। हम उसमें से क्या करेंगे, आपकी रैंक योर, ठीक है ना, माइनस करेंगे योर रैंक, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट इन योर शिफ्ट,
ठीक है ना। इसमें हम बेस में लेंगे टोटल स्टूडेंट इन योर शिफ्ट -1, ठीक है ना। फिर हम क्या कर देंगे 100 से आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपकी परसेंटाइल निकल आएगी। जैसे सपोज दैट आपका हमने अंडर परसेंटाइल कैसे निकाला है, अभी जो यहाँ पे निकाला है ये वाला, किस तरीके से निकाला, देखो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके स्टूडेंट, सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल स्टूडेंट है आपकी शिफ्ट में 100, ठीक है 100, ठीक है ना। फिर हम उसमें से क्या करेंगे, आपकी माइनस, यानी आपकी जो रैंक है कितनी है, ठीक है। सपोज दैट आपकी सबसे हाईएस्ट मार्क्स है तो आपकी रैंक है 1, ठीक है ना। उसमें अब हम बेस में क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने आपकी शिफ्ट में 100, ठीक है, माइनस करेंगे 1, ठीक है। फिर कर देंगे आपका 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका 100। तो यही आपकी 100 परसेंटाइल है। अब जितनी आपकी रैंक है, जितनी आपकी पोजीशन है, यहाँ पे रख लेंगे। इसी तरीके से आपकी 91, 90 इस तरीके से आपकी परसेंटाइल जो है आ जाएगी। कुछ इसी तरीके से ये आपका परसेंटाइल मेथड काम कर रहा है। यानी ये नॉर्मलाइजेशन में कुछ इस तरीके से आपका रोल प्ले करेगा कि आपको इससे डिसएडवांटेज नहीं होगा पहले की तरह के किसी एक की बेसिस पे ही मतलब कर देते थे। जैसे 170 स्टूडेंट्स का एवरेज बनना जो भी, तो वहाँ पे सबके मार्क्स लिए जाते थे, तो इससे क्या होता था कि ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाता था, बहुत बहुत नंबर स्टूडेंट्स को मिलते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं बीच में लाया जाएगा, ठीक है ना। आपकी जो शिफ्ट है इस तरीके से मैनेज की जाएंगी, ठीक। तो ये पूरा कुछ इस तरीके से 3 स्टेप में काम करता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर करना है तो मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए सपोज दैट मान लीजिए 2 शिफ्ट हैं, ठीक है, वैसे 3 होती है, मान लीजिए अभी आपकी 2 शिफ्ट हैं, ठीक है, ठीक है, आपकी 2 शिफ्ट हैं, ठीक है ना। शिफ्ट ए में क्या होता है आपका, शिफ्ट ए में आपके टोटल जो है 10,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और रोहन जो है उसमें एक टॉपर है जिसके मार्क्स कितने हैं, 160 है, ठीक है। 160 मार्क्स के साथ वो अपना टॉपर है, यानी वो बाकी 9,999 स्टूडेंट से आगे, तो वो उस शिफ्ट का टॉपर है, ठीक है ना। और दूसरी शिफ्ट बात करते हैं आपकी शिफ्ट बी, शिफ्ट बी उसमें भी 10 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या है, आपके एक सोहन नाम का लड़का और उसके मार्क्स हैं आपके 155, ठीक है ना, 155, तो वो भी उस शिफ्ट का टॉपर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स इससे कम है कंपेयर में 160 से, तो वो टॉपर नहीं है, वो भी उस शिफ्ट का टॉपर है, ठीक है ना। अब एसएससी क्या करता है कि दोनों के जो रो मार्क्स हैं उनको कंपेयर करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बल्कि देखता है कि अपनी शिफ्ट में वो कितनों से अच्छे हैं, यानी उनका परसेंटाइल निकालता है कितने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि उनका परसेंटाइल निकालेगा वो कितनों से अच्छे हैं, इस तरीके से वो, ठीक है ना, काम करने वाला है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, एग्जांपल के लिए लेते हैं, रोहन अपनी शिफ्ट में सबसे ऊपर है, ठीक है ना, यानी उसका 100 परसेंटाइल है, और सोहन भी अपनी शिफ्ट में सबसे ऊपर है, तो उसका भी 100 परसेंटाइल है। यानी एसएससी को 160 या 155 से मतलब नहीं है, उसको मतलब है परसेंटाइल से, ठीक है। तो अब स्टेप 1 था ही उसका परसेंटाइल निकालना, ऐसे ही सबके परसेंटाइल निकाले जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, ठीक है ना। स्टेप 2 में वो क्या करेगा, जैसे कि आपके स्टेप 1 में निकाले उन्होंने कि आपके शिफ्ट ए में शिफ्ट बी में 10 की स्टूडेंट टोटल, ठीक है ना, और उसमें परसेंटाइल निकाली, ठीक है ना। अब स्टेप 2 में क्या करेगा, सपोज दैट है कि आपकी 100 परसेंटाइल पे स्टूडेंट है, 99 पे है, 98 पे, सपोज दैट उसको 97 परसेंटाइल पे नहीं मिलता, तो उस गैप को वो कैसे फिल करेगा, वो उसका फॉर्मूला था इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूले से वो उसे फिल करेगा, ठीक है ना। यानी सिंपल वर्ड में दोनों नंबर के बीच का एक एवरेज निकालेगा। जैसे कि आपका सपोज दैट आपका एक स्टूडेंट्स 160 ला रहा है, ठीक है ना, 100% पे, और एक ला रहा है आपका 150, तो वो क्या करेगा, बीच में इंटरपोलेशन फार्मूला से 155 निकाल लेगा। यानी उसने स्टेप 2 में क्या किया, इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, जिससे कि सारी परसेंटाइल जैसे 100, 98, 98, 97, 96 सभी परसेंटाइल निकल आएंगी। फिर क्या करेगा, अब बात करते हैं स्टेप 3 में वो क्या करेगा, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करने वाला है वो देखते हैं। अब स्टेप 3 में क्या करेगा, अब हर परसेंटाइल के लिए मतलब सब शिफ्ट के मार्क्स को एवरेज निकालेगा वो। जैसे कि आप यहाँ पे देखें 160 ले लिया उसने 100 परसेंटाइल पे, ठीक है ना, और 155 ले लिया दोनों शिफ्ट के, ठीक है ना, ए और बी के, और वो एवरेज निकालने के लिए 2 से अब उसका डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो उसका कितना आएगा एवरेज, आपका आएगा 157.5। इस तरीके से इसका टोटल एवरेज रहेगा। तो अब क्या करेगा, रोहन और सोहन दोनों का फाइनल स्कोर जो है 157.5 कंसीडर होगा, ठीक है ना। अब तो मतलब उसके हिसाब से ये फेयर है, ठीक है ना, इजी पेपर हो या टफ हो सब इक्वल हो गया। यानी सिंपल लाइन में समझें तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब सब शिफ्ट के मार्क्स को बैलेंस करने का, ताकि इस इक्वी परसेंटाइल के मेथड से कुछ भी अनफेयर ना रहे, यही पर्पज है इसका, ठीक है ना। और पहले वाले मेथड में क्या होता था, 170 है तो उसको 170 तक लेके जाया जाता था, अब इसमें बीच का रास्ता निकाला जाएगा। होप आपको ये क्लियर होगा, मैंने आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की इक्वी परसेंटाइल मेथड कैसे
कैसे काम करेगा। इसी हिसाब से आपकी पूरी कट ऑफ बनेगी सारी शिफ्ट के, ठीक है ना। नॉर्मलाइज मार्क्स को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसमें परसेंटाइल लगा के एवरेज निकाल के आपका जो टोटल कट ऑफ मार्क्स बनेंगे अपने जो भी टॉप कैटेगरीज वाइज है वो निकाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं फाइनल किस तरीके से 2024-2025 में आपका जो डेटा था किस तरीके से कितने स्टूडेंट्स ने कहाँ पे मतलब कितने स्टूडेंट टोटल बन रहे थे, तो उसकी बात करते हैं। जैसे कि 2024 में अगर आप देखोगे ये आपके रो मार्क्स हैं और 2025 में आपके ये रो मार्क्स हैं, ठीक है ना। ये हैं आपके नॉर्मलाइज्ड और ये भी है आपके नॉर्मल 2025 में, ठीक है ना। 2024 और 2025, ठीक है, दोनों आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, हम सीधा देखते हैं आपके नॉर्मलाइज मार्क्स पे ही देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि 190 से ऊपर आपके कितने हैं, 96 स्टूडेंट्स हैं टोटल। यहाँ 190 तो है ही नहीं, देखो कहीं है कहीं नहीं, 180 तक है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन 180 पर भी कोई स्टूडेंट नहीं है, यानी सिंपल सी बात है। देखो और यहाँ 180 पे कितने हैं, 1760 स्टूडेंट्स। दोनों का जो डेटा ऑलमोस्ट बराबर है, यहाँ भी आपके 2.5 लाख से ऊपर है और यहाँ भी आपके 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 190 पर 96 स्टूडेंट है और यहाँ 190 है ही नहीं। और 180 में देखोगे कितने हैं, 1760। यहाँ 180 पे कितने हैं, 0 स्टूडेंट्स, यानी कोई स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ठीक है ना, 170 पे कितने हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 10,000 मान लेते हैं। 170 पे यहाँ कितने हैं, ओनली 48। तो आप देखोगे टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ जिनके मार्क्स आने चाहिए वो कहाँ हैं, स्टूडेंट दिख ही नहीं रहे। अब यहाँ पे सबसे हम मिड में जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखोगे 150 पे कितने हैं आपके, 60,000 से ऊपर स्टूडेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे जो अभी 2025 वाले इस डेटा में यहाँ 150 देखना, 150 पे कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली मतलब कितने, 6,000 भी पूरे स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे अगर देखो तो इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है, आपकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा डाउन जानी चाहिए इस हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होगा जैसे स्टूडेंट्स को डाउट क्या है कि अभी इन शिफ्ट्स को देखोगे ना आप, जैसे यहाँ पे आपका लगा रखा है आपका एवरेज कि किस शिफ्ट में कौन सी टफ है कौन सी ईजी है। जैसे 12 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 101, ठीक है स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। और वहीं आप बात करें आपकी 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट है, इसमें जो आफ्टरनून वाली, तो इसमें एवरेज मार्क्स बनना ज़्यादा। इसमें एवरेज मार्क्स बनने का ज़्यादा का मतलब ये है कि एक तो ये मोस्टली अब कौन थे, सीरियस स्टूडेंट्स थे या जिनके जो पहले मार्क्स अच्छे थे उन्हीं का री एग्ज़ाम हुआ था, रियलिटी तो ये है। तो उसी हिसाब से इनका एवरेज भी ज़्यादा था और कम स्टूडेंट्स थे तो इनका एवरेज इसलिए ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा घाटा होने वाला है, मतलब इनको फ़ायदा नहीं हुआ कि इनका एजी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो टॉप स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट में डाल दिए तो इनका एवरेज बढ़ गया, यानी इनका एवरेज बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है कि इनको वहाँ पे कम्पीट करना पड़ेगा। अब देखो जो नीचे इनके स्टूडेंट्स होंगे जो सबसे टॉप पे वो तो 100% होगा, ऐसे ऊपर से होंगे, ठीक है ना। अब सपोज दैट इनकी शिफ्ट से कुल सिलेक्शन जैसे 5% का टॉप का होना, तो नीचे वाले स्टूडेंट्स तो गए, ठीक है। तो इस तरीके से और यहाँ का एवरेज बढ़ेगा इनका, तो थोड़ा इनका सही बढ़ जाएगा एवरेज। तो कुछ इस तरीके से जो नॉर्मलाइजेशन है इनको इफेक्ट करेगा। यहाँ पे ऐसा हुआ कि पहले की तरह नहीं सिर्फ मार्क्स बढ़ी रहे, इस बार इनके मार्क्स में घटेंगे भी। तो हो सकता है 14 अक्टूबर में स्टूडेंट्स के मार्क्स भी घटते हुए दिखे, ठीक है। तो और इन्हीं के आधार पर हम फाइनल कट ऑफ पर जाएँ तो कितनी रह सकती है वो सारी बात करते हैं। देखो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो मतलब किसी के पास नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम जो कट ऑफ हो सकती है, एक जो फेयर मार्क्स हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके मार्क्स जो हैं 135 प्लस आ रहे हैं, 135 प्लस, तो आप डेफिनेटली टायर 2 के लिए तैयारी करिए। क्योंकि देखो अगर इसके लमसम मार्क्स हैं तो तैयारी करना बनता है, क्योंकि इसे छोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे उस रेंज में हो जहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं हैं। आप देखो कि 135 पे कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, 135 पे कुल 38, ठीक है ना, 38,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वालिफाई तो 1,40,000 प्लस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना, टायर 2 की। और आपके EWS भी 130 के आसपास है, या OBC भी आपका 130 के आसपास है, 130 से 135, ठीक है। तो ये उनको भी यहाँ पे तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। और SC का आपका 115 से 120 के आसपास और ST का आपका 105 से 110 तक है। तो आपको कहीं ना कहीं टायर 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि आपके अच्छे चांसेस हैं आप क्वालिफाई कर जाओ टायर 2 के लिए, ठीक है। और बाकी आप अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपका क्या स्कोर रहता है तो वो सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो भी रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप
आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है या जो भी अभी डाटा अपडेट होगा तो वो सारी अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।